हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए एलटी ग्रेड के सीरीज़ में जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ बेहतरीन मेटाफिजिकल पोएम जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन। हालांकि द कैनोनाइजेशन या जॉन डन का जो पोएम है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, अभी भी सिलेबस में है, लेकिन फिर भी चूंकि ये सीरीज़ एलटी ग्रेड की है तो विशेष तौर पर जो पॉइंट्स बनाए गए हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो एलटी ग्रेड से रिलेटेड ही हैं। ध्यान दीजिएगा, पोएम शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं मैं, क्योंकि ये पॉइंट्स ही होते हैं जो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केवल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना किसी भी पोएम को आपको पास कराने की गारंटी नहीं देता। मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर कराना चाहता हूं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ध्यान दीजिएगा, पोएट जैसा कि आपको बताया गया कि ये जॉन डन महोदय ने लिखा, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट थे, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट भी माने जाते हैं। ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ था 1633 में, यानी कि इनके डेथ के 2 साल के बाद। और पब्लिश किस में हुआ था? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नामक एक कलेक्शन था पोएम्स का, उसमें। बाद में जो है ये, बाद में का मतलब है कि कुछ ही महीने के बाद, सेम ईयर में 1633 में ही ये इस टाइटल में पब्लिश हुआ। पोएम्स इसका शॉर्ट टाइटल है, पूरा है पोएम्स बाय जेडी विद इलेजीज ऑन द ऑथर्स डेथ। तो जेडी जो है वो है जॉन डन। जॉन डन, एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं मैं कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया मैक्सिमम पोएम जो है वो इसी कलेक्शन में पब्लिश हुआ। इस कलेक्शन में जो ये नाम दिया है ना, ये फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स है हमारे जॉन डन का, उनके डेथ के बाद। तो मैक्सिमम के पोएम जो है वो उनके डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ था। इसमें सारे पोएम्स लिखे हुए थे, इसमें पब्लिश हुए थे। इसमें आपका ये भी जो सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स है जिसमें ढेर सारे पोएम्स हैं ऑलरेडी, वो भी इसी में पब्लिश हुआ था। इनकी एलिजी जो भी जितनी है वो भी, होली सोनेट जो लिखा है हमारे जॉन डन महोदय ने वो भी, यानी कि सारा का सारा पोएम इसमें पब्लिश हुआ इनकी डेथ के बाद। एक और बात याद रखिएगा कि माइल्स फ्लेशर महोदय ने इसको प्रिंट किया था, चूँकि इनका डेथ हो चुका था तो इन्होंने प्रिंट किया था। बहुत सारे एग्जाम में माइल्स फ्लेशर के बारे में पूछा जा चुका है, जैसे यूजीसी नेट, तो आपको पता रहे कि ये पब्लिश सबसे पहले किस में हुआ और उसका कलेक्शन जो था वो किस में पब्लिश हुआ था और किसने पब्लिश किया था लास्ट में। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, अभी DSS में पूछा गया था और यूजीसी नेट के 2012-14 ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। ये क्लिंथ ब्रुक जो महोदय हैं, ये न्यू क्रिटिसिज्म जो एक लिटरेरी थियोरी या मूवमेंट है उसके फाउंडेशनल फिगर हैं ये महोदय। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1947 में जिसका नाम था द वेल रॉट अर्न। पूरी बुक ये है द वेल रॉट अर्न। जो ये बुक है ना इनका लिखा हुआ, वो एक फ्रेज है जो द कैनोनाइजेशन पोएम में आपको मिलेगा। तो पूछा जा सकता है कि क्लिंथ ब्रुक की ये जो बुक है वो कहाँ से ली गई, या द कैनोनाइजेशन से किस किस की या किस किस ने जो है वो बेस किया अपने बुक को। तो न केवल इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म के बुक के लिए पब्लिश किया, बल्कि इनके साथ साथ जो है ये नीचे अगर ध्यान दीजिएगा तो इनके साथ साथ अलेक्जेंडर पोप की जो एक बुक है एन यसे ऑन मैन, और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802, ये भी जो है ये बेस्ड है इनके इस पोएम पर जिसमें पैराडॉक्स के बारे में बात हो रही है। पैराडॉक्स है, विट है जिसे मेटाफिजिकल विट या मेटाफिजिकल कंसीट कहते हैं, जिसे एक्सटेंडेड मेटाफर भी कहते हैं, आयरनी है, सैटायर है, ये सब कूट कूट के भरा हुआ है इनके इस पोएम में। एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखा हुआ है इसमें कि थर्ड स्टेंजा में यहाँ यही बताता है आपको कि मेटाफिजिकल पोएम कैसे बनता है ये, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएम का मतलब होता है मेटाफिजिकल कंसीट, और मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। यानी कि जो मेटाफर होता है वो एक लाइन का होता है कि किसी की तुलना या किसी का रूप दे दिया किसी को कि तुम चांद हो। लेकिन जो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है ये न केवल एक वर्ड बल्कि पूरी लाइन या यहाँ तक कि पूरा पोएम भी हो सकता है। तो वो मेटाफिजिकल कंसीट होता है जो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जो लवर है ना, लवर को कैंडल्स यानी टैपर्स के रूप में, ईगल के रूप में, डव के रूप में, फिनिक्स के रूप में, सेंट्स के रूप में, डेड मरे हुए इंसान के रूप में, ऐसे ढेर सारे का रूप दिया गया है लवर को। तो ये है आपका एक्सटेंडेड मेटाफर या मेटाफिजिकल कंसीट। अगर पूछा जाए तो मेटाफिजिकल कंसीट है कहाँ है या ये है क्या चीज़, अगर कंपेयर हो रही है तो मेटाफिजिकल कंसीट वर्ड याद रखिएगा, फ्रेज याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है ये एग्जाम में पूछा गया था रेनेसांस आइडिया, कि रेनेसांस आइडिया जो है वो एक रेफरेंस के रूप में किस पोएम में लिखा हुआ है। तो
आपको ये ध्यान देना होगा कि जॉन डन का जो कैननाइजेशन है उसमें रेनेसांस आइडिया है। अब आप सोचोगे कि ये रेनेसांस आइडिया क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ये रेनेसांस आइडिया होता है ना, ये नॉर्मली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो बैरियर होते हैं लाइफ के, उसको तोड़ करके कुछ भी कर गुजरने की क्षमता उसमें होती है। यानी कि आइडिया ऑफ लव दैट ट्रांसेंड्स अर्थली लिमिटेशंस। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक डव जो है, डव जो होता है एक शांति का प्रतीक, पीस का प्रतीक होता है, जिसे पिजन या कबूतर भी कह सकते हो आप। बत्तख अलग है, यहाँ डव का मतलब कबूतर से है। ईगल जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ का प्रतीक। तो जो शांति का प्रतीक होता है ना, वो ट्रांसेंड द स्काई, स्काई की लिमिट को पार करके आसमान को क्रॉस करते हुए स्वर्ग तक पहुंच सकता है। तो ये है रेनेसा। तो रेनेसांस आइडिया है ये, कि एक ऐसी आइडिया जो पुनर्जागरण पर विश्वास करती हो। तो आपको ये बस केवल ये याद रखना है कि इस पोएम में क्या है रेनेसांस आइडिया, और वो है ईगल और डव की जो है यहाँ पर जुगलबंदी या अपोजिट यूनियन। क्योंकि अपोजिट इसलिए है क्योंकि ईगल में स्ट्रेंथ है, जबकि डव में जो है वो पीस है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बावजूद वो कुछ भी कर सकता है, वो हेवन तक पहुँचने की क्षमता रखता है। हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने, ताकि आपको आसानी हो पोएम पढ़ने में। आप देखेंगे तो इसमें 5 स्टेंजाज हैं 9 लाइन्स की, यानी कि टोटल 45 लाइन्स है। तो याद रखिएगा 45 लाइन्स, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे पोएम्स के लाइन्स भी पूछता है। तो 45 लाइन्स है, 5 स्टेंजा 9 लाइन्स की। राइम स्कीम जो है वो है ABBA, CCC और AA। यानी कि ये जो है, ये आप अगर जानते होंगे, पेट्रार्कन सोनेट का जो ऑक्टेव होता है उसका फर्स्ट स्टेंजा, ऑक्टेव में 8 लाइन होता है, अब्बा अब्बा करके होता है, वो 4 लाइन में बटा हुआ होता है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट का जो है वो हाफ ऑक्टेव है, और ये जो है AA, ये आपका जो है वो हीरोइक कपलेट है, और ये ट्रिपलेट है। तो मीटर देखेंगे, आइम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर, ट्राईमीटर, ये मतलब मिक्स्ड है, मतलब कंफर्म नहीं है कि कहीं पेंटामीटर है तो कहीं कुछ और है। तो आपको बस इसलिए दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये पता हो कि मीटर स्कीम, राइमिंग स्कीम, स्टेंजा ये है क्या इस पोएम में। थोड़ा सा और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, और वीडियो थोड़ा लेंदी कम बनेगा। है क्या इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटाफिजिकल कंसीट है इसमें। लवर को फिनिक्स, टैपर, फ्लाइज और सेंट्स के रूप में दिखाई जाती है। विट एडनी कंसीट इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है लबालब। पैराडॉक्स इसमें है, क्योंकि इसमें कहा गया है जो प्रेम होता है, प्रेम की डेथ होती है, डेथ लीड्स करता है, रीबर्थ करता है, यानी कि जो मर जाता है फिर से पैदा होता है। प्रेमी जो होते हैं वो मर जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर से पैदा होते हैं, फिर से प्रेम करते हैं। इमेजरी या सिंबल्स में है फिनिक्स का, अर्न का, ईगल और डव का। थीम्स आप देख लीजिएगा। पोएटिक डिवाइसेज जो है वो हैं आपके इल्यूजन, इंजॉयमेंट, रेटोरिकल क्वेश्चंस, रेपिटेशन, पन, पैरेललिज्म। हम चलते हैं पोएम को कवर करने, और जो भी उसमें पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश होगी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर वीडियो लेंदी हो तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको हर पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम जो है वो कम लगे। फिलहाल अगर आपको लगता है कि मैं आराम से बोल रहा हूँ, समझाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, रिपीटेशन हो रहा है, तो आप 2x पर देख सकते हैं इसे। चलते हैं, शुरू करते हैं पोएम को। फर्स्ट लाइन दागा है हमारे पोएट जॉन डन ने, वो भी बेहतरीन तरीके से। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पोएट जो है अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग टेक्निक अपनाता है लोगों को समझाने का, मनाने का, अपने चाम में फंसाने का। तो फर्स्ट जो लाइन है वो कहता है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के खातिर ना अपनी जुबान को काबू में रखो, कंट्रोल में रखो, और मुझे प्रेम करने दो। मेरा काम प्रेम करने का है, तुम्हारा काम जो है बोलने का है। तो अगर बोलने का काम है तो कुछ समय के लिए, कम से कम मेरे प्यार के लिए मत बोलो। अगर बोलना है तो किन किन चीज़ों पर बोलो। पोएट आप लोगों को जो है, जो मजाक उड़ा रहे हैं इसके प्यार का, उनको वो ऑप्शन देगा कि किस किस पर तुम मजाक उड़ा सकते हो सिवाय मेरे प्यार के। और लोग क्यों उड़ाते हैं मजाक, पहले ही लाइन में वो मैं आपको ये बता दूं कि जो पोएट है वो मिडिल एज का है, मिडिल एज से ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा है वो, यानी बुढ़ापा आ रहा है उसका, बावजूद वो प्यार कर रहा है। प्यार जो कर रहा है वो अपनी पत्नी से कर रहा है या अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहा है, ये कंफर्म नहीं है पोएम में। लेकिन ये माना जाता है कि जॉन डन महोदय जो है एक प्रीचर भी थे, एक बिशप के रूप में भी, इन्होंने पादरी के रूप में भी काम किया था। तो ये माना जाता है कि ये बंदा जो है ये अपनी पत्नी से ही प्यार करेगा, ऐसा एक अंदाज़ा लगा जाता है, स्पेकुलेशन होता है ऐसा। तो कवि कहता है, जॉन डन कहते हैं कि मुझे प्रेम करने दो, अपनी जुबान को खामोश रखो। और चाइड माई पालसी और माई गाउट। अब बंदा कहता है कि तुम्हें अगर बोलना ही है ना, तुम्हें मजाक ही उड़ाना है, तो तुम किस किस चीज़ पर मजाक उड़ा सकते हो। तुम मेरे पालसी पर मजाक उड़ा सकते हो। पालसी का मतलब होता है शेकिंग हैंड्स, यानी जो मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मैं बुढ़ा रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मैं मान रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, फिर भी मैं प्यार कर रहा हूँ। तो तुम प्यार पर क्यों जा रहे हो, काँपते हुए हाथों पर मजाक उड़ा लो कि बूढ़ा का हाथ काँप रहा है,
या मेरे गाउट पर मजाक उड़ा लो। गाउट का मतलब होता है गठिया, जो शोर होता है जॉइंट्स का, तो गठिया पर मेरा मजाक उड़ा लो तुम। अगर इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरे तो माई 5 ग्रे हेयर्स पर मजाक उड़ा लो तुम। यहाँ फ्लाउट का मतलब है मजाक उड़ाना या डिसडेन, नफरत करना। तो फ्लाउट दोनों के लिए है। फ्लाउट है इसके लिए मजाक उड़ा लो या इसके लिए मजाक उड़ा लो। किस किस पर? मेरे जो 5 ग्रे हेयर्स हैं, जो ग्रे कलर के हेयर्स हैं, जो वाइट कलर के हेयर्स हैं, चूँकि उन लोगों का ग्रे होता है, हमारा वाइट होता है इंडियन का, तो तुम अगर ग्रे हेयर्स 5 तो केवल न्यूमेरिकल दे दिया है कि बस 5 लिख दिया है, इसमें 5 का कोई रोल नहीं है। तो तुम मेरे बालों पर, जो मेरे पक रहे हैं बाल, इस पर कि बूढ़ा हो रहा है इंसान, प्यार पर नहीं, बूढ़े होने पर तुम मजाक उड़ा सकते हो। या मजाक उड़ा सकते हो तुम मेरे रूइंड फॉर्चून का। फॉर्चून मेरा जो है वो रूइंड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, यानी मैं गरीब हो चुका हूँ, तो मेरे गरीबी का मजाक उड़ा लो, ठीक है, पर मेरे प्यार पर मजाक मत उड़ाना। अब कवि कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो तुम मेरे प्यार के बीच में मत आओ। तुम्हें जो करना है वो तुम ये करो। क्या करो? विद वेल्थ योर स्टेट, अपना स्टेट, अपनी हैसियत जो है वो बढ़ाओ, पैसे कमाओ, धन कमाओ, वेल्थ कमाओ और अपनी स्टेट को बढ़ाओ। स्टेट मतलब दशा, हालात। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, अपने माइंड को आर्ट में लेके जाओ, इम्प्रूव करो, यानी कि कुछ हुनर सीखो, कुछ कलाकारी करो। अब ये मेरे ऊपर कलाकारी करने से अच्छा है कि कुछ हुनर सीखोगे, कुछ करियर बनाओगे, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तुम्हारा स्टेट वेल्थ होगा। टेक यू अ कोर्स, तुम एक कोर्स ले लो, यानी कि कोई नौकरी कर लो, नौकरी ढूंढ लो। गेट यू ए प्लेस, और अगर तुम नौकरी ढूंढते हो, पैसे कमाते हो, तो तुम्हें प्लेस मिलेगा, तुम्हें समाज में स्थान मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, लोगों को समाज में अच्छी निगाहों से देखा जाता है जब वो जॉब करते हैं ठीक ठाक। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जर्व हिज ऑनर। अगर ये भी तुम नहीं करना चाहते हो, इसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो तुम ऑब्जर्व करो, फॉलो करो, देखो, निरीक्षण करो हिज ऑनर या हिज ग्रेस को। यहाँ हिज ऑनर हिज ग्रेस के दो मीनिंग है, मैं आपको एक बता रहा हूँ जो इस बुक के लिए एनफ है। ऑनर आपको पता होगा, ये जो हॉलीवुड के मूवीज़ होती हैं जिसमें राजा महाराजा का सीन होता है, ग्रीक मिथोलॉजी का सीन होता है, उसमें योर ऑनर कहते हैं, या हमारे यहाँ भी जज वगैरह को योर ऑनर कहते हैं, और हिज ग्रेस कहते हैं नॉर्मली बिशप्स को, क्योंकि माना जाता है, क्योंकि ये पोएम 17th सेंचुरी में लिखा गया था, तो माना जाता है कि 17th सेंचुरी में 2 ही थे जिसके पास पावर थी, और वो पावर थे राजा के पास और बिशप के पास, पादरी के पास। तो बिशप को या पादरी को तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है, या तुम राजा को, किंग्स रियल का मतलब यहाँ पे है पोर्ट्रेट, राजा के पोर्ट्रेट को फॉलो करो, राजा के पोर्ट्रेट को देखो। अगर उसको भी नहीं देख पा रहे हो, रियलिटी में राजा को नहीं देख पा रहे हो, उसके पोर्ट्रेट को नहीं देख पा रहे हो, तो उसके स्टैम्पेड फेस को देखो। स्टैम्पेड का मतलब स्टैम्प्ड लगा हुआ, स्टैम्प फेस स्टैम्प किया हुआ, जैसे कि हमारे नोट पर जो होता है वो गांधी जी का फेस स्टैम्प किया हुआ है, वैसे ही वहाँ पर उनके जो राजा होते हैं उनका जो है फेस स्टैम्प किया होता है। इट मीन्स एडमायर द किंग्स कॉइन और हिज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट इज द सिंबल ऑफ पावर। तो सीधे सीधे कहता है कि राजा को एडमायर करो, या उसके पोर्ट्रेट को एडमायर करो, या उसके कॉइन, जो कॉइन पर राजा का स्टैम्प लगा हुआ है फेस, उसको एडमायर करो। इन सब को देखो, इन सब के बारे में बात करो, इनको ऑब्जर्व करो कि कैसे ये लोग अपना फेस जो है वो नोट पर, कॉइन पर लेकर के आए हैं। तुम भी ऐसा काम करो कि तुम्हारा भी सिक्का बने, तुम्हारे नाम का बने, तुम्हारे फेस का बने। या कंटेम्पलेट, या सोच सकते हो तुम, व्हाट यू विल, जो तुम्हारी मर्जी करे। थिंक अबाउट वॉट एवर प्लीजेज यू, जो मन करती है सोचो। अप्रूव, जिस बात का अप्रूवल देना चाहते हो वो तुम दे सकते हो। सो यू विल लेट मी लव, ताकि तुम मुझे प्रेम करने दो, बस मतलब जो चाहो करो, बस मुझे अकेला छोड़ो और मुझे प्यार में डूबे रहने दो, बस इतना कवि कहना चाहता है। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर टोन कवि का। कहता है एलास एलास हु इज़ इंजर्ड बाई माई लव। यहाँ हु इज़ और हु हैज़ में कन्फ्यूजन है, पर हु हैज़ यहाँ पर ज़्यादा सटीक बैठता है, तो हु हैज़ इंजर्ड बाई माई लव। तो एलास एलास अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है हाय हाय, हाय हाय, तौबा तौबा, जो लोग करते हैं ना कष्ट में, वो ये हाय हाय टाइप का है। वो दूसरे वाले जो हाय हाय करते हैं उसकी हाय हाय की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ जो पोएट है ये रेटोरिकल क्वेश्चन दागेगा। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये रेटोरिकल क्वेश्चंस है। रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर जो है पोएट नहीं चाहता है रीडर से कि तुम मुझे आंसर दो, बल्कि उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि पोएट जो है वो कहता है, दुख की बात यह है कि हु हैज़ इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्यार से किसको आखिर चोट लगी है, किसको दर्द हुआ है, कौन घायल हुआ है, कोई हुआ है ऐसा कि मेरे प्यार से किसी को तकलीफ हुई हो?
कि मैं प्यार कर रहा हूँ, किसी को तकलीफ हो गई, अब तकलीफ हुई हो तो बताओ, तब तो मुझे परेशान करो, तब तो मेरे बारे में कुछ बोलो। अनायास फालतू का शांति चाहता हूँ मैं, प्यार चाहता हूँ मैं, और तुम जो है वो बकवास किए बैठे हो मेरे बारे में। तो अगर तुम्हें या किसी को इंजर्ड हुआ हो मेरे प्यार से, व्हाट मर्चेंटशिप है माई साइड्स डोंट, या ऐसा कभी हुआ हो कि मेरे शाई का मतलब होता है आहे भरना, फिर प्यार में मैं आहे भर रहा हूँ, मेरी प्रेमिका बिछड़ गई है, मैं आह भर रहा हूँ, मेरे आह भरने से किसी मर्चेंट का जो जहाज है समुद्री अगर डूब गया हो तो बताओ। या हु सेज माई टीयर्स, या कौन कहता है कि मेरे आंसुओं से ओवरफ्लोड हो गया है हिज ग्राउंड, उसकी ज़मीन डूब गई, उसका खेती डूब गया, उसका घर डूब गया। अगर मेरे आंसुओं से किसी का खेती डूब गया हो, घर डूब गया हो, ज़मीन डूब गई हो तो बताओ मुझे। व्हेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, कोल्ड्स मतलब होता है मेलंकलिक मूड। अगर मेरे मेलंकलिक मूड से, मेरे उदासी से, फॉरवर्ड स्प्रिंग का मतलब होता है आने वाली स्प्रिंग, अपकमिंग स्प्रिंग, जो स्प्रिंग एक मौसम है, बसंत ऋतु शायद इसे कहते हैं, तो जो बसंत ऋतु आने वाली है, रिमूव, अगर मेरे उदासी से ये रिमूव हो गया हो, रिमूव मतलब हट गया हो या डिले हो गया हो, स्प्रिंग ने कहा हो कि जब तुम उदास हो तो मैं नहीं आऊँगा, जैसे ठंडी है ठंडी ही रहेगी, अब जब तुम्हारा मूड सही होगा तब मैं आऊँगा। तो अगर मेरे उदासी से स्प्रिंग का मौसम नहीं आ रहा है, मेरे आंसुओं से किसी का खेत बह जा रहा है, या मेरे आह भरने से किसी मर्चेंट का, किसी सौदागर का जहाज़ डूब जा रहा हो, या किसी को इंजरी हो रही हो मेरे प्यार करने से, तो मुझे बताओ। अब अगर किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही तो मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। या फिर से कवि कहता है, ये दोनों एक लाइन है, इंजॉयमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ENJAMBMENT जो लिखा हुआ था आपका, इंजॉयमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने बनाया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो, आप देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में। When did the heats मतलब गर्मी, which my veins fill, जो मेरे नसों में भरा हुआ है, यानी कि जो नसों में भरा हुआ गर्मी, यानी कि खून, अगर मेरा खून गर्म है जो नसों में भरा हुआ है। Add one more to the plague bill, प्लेगी का मतलब यहाँ पे है आपका प्लेग, प्लेग का मतलब होता है महामारी वाली बीमारी, बिल मतलब होता है यहाँ पे सूची, लिस्ट। अगर मेरे खून में जो गर्मी है, प्यार की गर्मी जो है मेरे खून में, नसों में, अगर इसे कोई भी एक व्यक्ति जो है महामारी की चपेट में आया हो, महामारी की लिस्ट में आया हो, उसका नाम भी शामिल हो गया हो कि ये भी बीमार हो गया है मेरे प्यार के कारण, मेरे प्यार में गर्मी के कारण, अगर ऐसा हुआ हो तो बताओ। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, अब ये रेजोल्यूशन देता है, कहता है कि देखो सिपाहियों को युद्ध मिल रहा है, लॉयर्स पा रहे हैं लिटिजियस मैन, लिटिजियस मैन का मतलब होता है झगड़ालू आदमी जिस पर आरोप लगता है, तो लॉयर्स को झगड़ालू आदमी मिल रहे हैं, झगड़ा करने वाले आदमी मिल रहे हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं, जो भी उनको मुकदमा लड़ना है वो कर रहे हैं, सिपाही लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सबको सबकी ड्यूटी मिल रही है मेरे प्यार करने के बावजूद भी, तो मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है। विच क्वेल्स मूव, अब पूछ रहा है कवि, आखिर क्वेरल्स मूव तो नहीं कर गया, झगड़ा जो था वो हट तो नहीं गया, कहीं दूर तो नहीं चला गया कि मैं प्रेम करने लगा। यहाँ लिखा हुआ जैसे कि दो शी एंड आई डू लव, हालांकि हम दोनों प्यार करते हैं, हम झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, हम युद्ध नहीं लड़ते, हम केवल प्यार कर रहे हैं। तो हमारे प्यार करने से सिपाहियों को ऐसा तो है नहीं कि युद्ध बंद हो गया हो, झगड़े बंद हो चुके हों, लॉयर्स को जो है वो आदमी नहीं मिल रहे हों झगड़ालू जिस पर वो मुकदमा लड़े, पैसे कमाए, तो सबको सब कुछ मिल रहा है, सबका व्यवसाय बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो हमें प्रेम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो पोएट कहता है, कॉल अस व्हाट यू विल। अब ये आपको अपने जाल में फंसाएगा, अपने विट में फंसाएगा। पोएट कहता है कि जो कहना हो मुझे कहो, तुम्हें जो कहना हो तुम कह सकते हो। वी आर मेड सच, हम ऐसे बने हुए हैं प्रेम के कारण। अगर तुम हमें बुरा कहना चाहते हो, गाली देना चाहते हो तो कह सकते हो, और हम जो ऐसे बने हुए हैं ना, बुरे बने हैं तुम्हारे लिए, या गंदे बने हैं तुम्हारे लिए, या बुढ़ापे में जो प्रेम कर रहे हैं तुम्हारे लिए निंदनीय है वो, तो हम ये जब बने हुए हैं वो सिर्फ प्रेम के कारण बने हुए। प्रेम ही है जो हमें सब कुछ बनाया हुआ है, तुम कुछ भी कह सकते हो हमें। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम उसे एक और मुझे दूसरा फ्लाई कह सकते हो, कि दोनों फ्लाई हैं, एक फ्लाई है मधुमक्खी है जो भन बना रहा है, या मक्खी है घर की डोमेस्टिक फ्लाई, और दूसरा मक्खी है, क्योंकि दोनों भन करे जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करे जा रहे हैं, लिपटे पड़े हैं, काम वासना में लिप्त हैं। तो हमें एक इनसिग्निफिकेंट फ्लाई मान सकते हो, इंसेक्ट मान सकते हो, तुच्छ फ्लाई मान सकते हो, तुम कुछ भी मान लो हमें। वी आर टेपर्स टू, हम टेपर्स भी हैं, हमें तुम टेपर्स भी मान सकते हो, यानी कैंडल्स भी मान सकते हो। एंड एट आवर ओन कास्ट डाई, क्योंकि हम अपने ही कारण जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये कॉस्ट हम चुकाते हैं,
ये कीमत हम चुकाते हैं मरने की, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कैंडल्स जो है वो खुद रोशनी देता है लोगों को, जलता है और एक बार ऐसा होता है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा प्यार जो है वो हमें ही जला देगा, हम मर जाएंगे। कुछ भी कह सकते हो तुम हमें, जो भी हो, हमें कुछ भी कहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हमारे में ही पाया जाता है ईगल और डव भी। ईगल मतलब स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डव मतलब होता है पीस। हमारे में शांति भी है और हमारे में स्ट्रेंथ भी है। प्रेम एक स्ट्रेंथ वाला भी होता है, प्रेम में स्ट्रेंथ भी होती है, ताकत भी होती है, और वो शांति चाहता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट से वो दूर रहना चाहता है। तो कहना है तो कहो, पर मन में कहो भाई, हमारे बीच में आकर के अपनी जुबान को मत घुसाओ। द फिनिक्स रीडल हैज़ मोर विट बाई अस। अब कहता है कि जो फिनिक्स की रीडल है, जो ये फिनिक्स है जो जलती है, मर जाती है, राख से फिर से पैदा होती है, यानी कि डेथ एंड रीबर्थ का जो ये रीडल है ना, जो ये पजल है, फिनिक्स वाला पजल है कि कैसे ये मर जाती है, कैसे जिंदा हो जाती है या हो जाता है, इसके लिए यहाँ पर है मोर विट। हमारे पास और भी विट है, बहुत ज्ञान है हमारे पास, यानी हमारे द्वारा इसका रिडल जो है, इसका जो पजल है वो सुलझा दिया गया है। कैसे सुलझा दिया गया है? क्योंकि हम भी प्रेम में मरते हैं और हम भी प्रेम में जिंदा होते हैं। प्रेमी मरेगा, प्रेमी जिंदा होगा। आज प्रेम करने वाले को रोकोगे, कल प्रेम करने वाले पैदा होंगे। तो हमने सुलझा दिया है मामला। जैसे फिनिक्स मरता है, जिंदा होता है, वैसे हम भी मरेंगे, जिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि वी टू बीइंग वन, क्योंकि हम दो लगते हैं पर हैं एक। इट मीन्स टू लवर्स बिकम वन इमॉर्टल बीइंग। तो तुम्हें लगता है कि हम मॉर्टल हैं, हम मॉर्टल नहीं हैं, हम इमॉर्टल हैं। हम ऐसे ही पैदा होंगे, ऐसे ही मरेंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे। तो दो होने के बावजूद हम एक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। इसलिए ऐसा कह सकते हो कि हम न्यूट्रल हैं, बोथ सेक्सेस फिट, इसमें दोनों सेक्सेस फिट होते हैं। यानी कि मैं मेल हूँ, मेरा सेक्स मेल है, उसका सेक्स फीमेल है, और हम फिट बैठते हैं न्यूट्रल में। हम दोनों जब मिलते हैं ना तो न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता कि हम दोनों मिल गए और मेल कहना लगे, या हम दोनों मिल गए, लोगों ने कहा ये तो फीमेल है। मेल फीमेल की ये जो एक बैलेंसिंग चीज़ है ना, वो हम मेंटेन करके रखते हैं। कोई भी ये भेदभाव नहीं कर सकता कि ये मेल है या फीमेल है। यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव से हम जो है वो ऊपर उठ चुके हैं। इट मीन्स देयर यूनियन ट्रांसेंड्स जेंडर, दे बिकम ए सिंगल न्यूट्रल एंटिटी। फिर कहता है वी डाई एंड राइज द सेम, हम भी सेम उसी तरीके से मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स वर्ड जो है ये पोएम में नहीं है, मैं अलग से रख रहा था, शायद यहाँ आ गया है। ये लाइन आपकी पैराडॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है डाई और राइज। हम भी फिनिक्स की तरह मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। एंड प्रूव, और फिर सिद्ध करते हैं कि हाँ हम प्रेमी हैं और हम ऐसे ही जिंदा होंगे, मरेंगे, और हम सिद्ध करेंगे इस रिडल को, जो पजल है, कि ये जो पजल है वो बिल्कुल सही है। फिनिक्स का पजल हमारे पजल से मैच करता है। मिस्ट्रीज बाय दिस लव, और ये जो रहस्य है ना वो हमारे प्रेम के कारण ही सुलझा है। वी कैन डाई बाई इट, जो नेक्स्ट है आपका स्टेंजा, वो थोड़ा से ऊपर कर दूँ, शायद ये 4th स्टेंजा होगा। वी कैन डाई बाई इट। यहाँ देखिएगा, ये मूवी वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। आपने बहुत सारे मूवीज़ में ये डायलॉग सुना होगा कुछ इस तरीके से, इफ़ नॉट लिव बाई लव, अगर हम प्रेम में जिंदा नहीं रह सकते ना, वी कैन डाई बाई इट, तो हम मर सकते हैं प्रेम में। अगर हमें जिंदा नहीं रखोगे, ऐसे ही बोलोगे, परेशान करोगे हमें, तो हम साथ में अगर जिंदा नहीं रह सकते हैं तो मृत्यु तो हमें अलग नहीं कर सकती, हम साथ में मरेंगे जरूर। एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स, एक्चुअली ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका ना, वो होता है TOOMS, TOMBS को प्रोनाउंस करते हैं टूम्स, या टॉम्ब, TOMB को कहते हैं टूम। टॉम्ब कहा करते थे हम, पर ये गलत इनंसिएशन होगा। एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स एंड हियर्स, अगर हम अनफिट होते हैं, हमारा प्यार जो है वो अनफिट होता है टूम के लिए, यानी कि हमें नसीब नहीं होता है मकबरा, या हमें नसीब नहीं होता है कोई हियर्स मतलब होता है मुर्दा ढोने वाली गाड़ी, कि हमें मुर्दा ढोने वाली गाड़ी, शव वाहन जो है वो मिली और वो ले जा करके हमें कहीं अच्छे जगह पर दफना दिए। मतलब राजसी टाइप का जो होता है कि ले करके हज़ार लोग पीछे पीछे जा रहे हैं और किसी गाड़ी पर जो है वो डेड बॉडी इनकी जा रही है, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसान था जो मर गया। अगर ऐसे नसीब नहीं हो रहा है हमें, या नहीं होगा हमें, या हम फिट नहीं बैठते हैं, हमारा लीजेंड मतलब हमारी स्टोरी, अगर हमारी स्टोरी फिट नहीं बैठती है इन चीज़ों में, इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो हमारा जो ये प्रेम होगा, ये जो हमारा लीजेंड होगा, जो स्टोरी होगी ना,
वो फिट बैठेगी वर्स में, पोएम में, क्योंकि पोएम जो मैं लिख रहा हूँ इसमें हम सदियों सदियों तक जिंदा रहेंगे। जैसा कि ये 1603 या 04 के आसपास लिखा गया था, 1633 में पब्लिश हुआ था, और आज भी 400 साल के आसपास जो है हम इसे अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी हुआ हो 4 साल हमें नहीं पता, पर ये अभी भी प्रेम इनका जो है अमर हो चुका है इस वर्स में। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर हम नहीं प्रूव कर पाते हैं, कोई पीस नहीं मिलता हमें है क्रॉनिकल में, यानी इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, कोई एक जगह नहीं मिलती है इतिहास में, इट मीन्स हिस्ट्री में इग्नोर अस, हमें इग्नोर कर सकता है हिस्ट्री, लेकिन वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे इन सोनेट्स पेटी रूम्स, हम सोनेट्स में खूबसूरत घर बनाएंगे, कमरे बनाएंगे। हमें इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम नहीं मिलेगा, लेकिन कविताओं में तो मिलेगा। यानी कि कविता जो हम बना रहे हैं ना, जो सोनेट्स लिख रहे हैं, ये जो थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिखा गया है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है सोनेट्स वर्ड के बारे में। तो यहाँ सोनेट जो है ये कविता है जो एक रूम्स के रूप में दिखाया गया है कि हम कविता रूपी रूम में जो है वो स्थान बनाएंगे, वहाँ रहेंगे और वहाँ जगह हमें जरूर मिलेगा। तो कविताओं में जगह मिलेगा, सोनेट में जो मैं सोनेट लिखूंगा उसमें जगह मिलेगा, भले इतिहास के पन्नों में दर्ज हमें जगह मिले या ना मिले। नेक्स्ट वन, एज वेल अ वेल रॉट अर्न। वेल रॉट अर्न जो है क्लिंथ ब्रूक्स ने यूज़ किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे और भी राइटर्स ने अपने फिक्सन नॉन फिक्सन के लिए यूज़ किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वेल ठीक ठाक या खूबसूरत, रॉट का मतलब होता है गढ़ा हुआ, ढांचा हुआ, सांचा हुआ, बनाया हुआ। अर्न जो ग्रीक से रिलेटेड है, ग्रीक कलश, तो खूबसूरत कलश जैसे हो जाता है, बिकम्स हो जाता है, बन जाता है। ग्रेटेस्ट एसेज, यानी कि महान लोगों के जो एसेज होते हैं, क्योंकि एसेज महान नहीं होती हैं, लोग महान होते हैं, उनके मरने के बाद उनकी एसेज को महान कहा जाता है। तो महान लोगों के एसेज को संभाल सकता है एक छोटा सा खूबसूरत सा कलश। इसके लिए एज हाफ एकड़ टॉम्स, इसको हाफ एकड़ टॉम की जरूरत नहीं है। तो जैसे हाफ एकड़ टॉम में महान लोगों के एसेज को रखा जा सकता है, वैसे एक छोटे से रॉट अर्न में भी, गढ़े हुए खूबसूरत अर्न में भी रखा जा सकता है। यानी कि कवि कहता है कि मेरे लिए मकबरा बनाने की जरूरत ही नहीं है कि बड़ा सा टूम्स बनाओ, एकड़ में हो, लोग आए, लोग टिकट कटाएं देखने के लिए। जैसे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे मकबरे बने हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ भीड़ लगती है, जैसा कि ताजमहल ही आपका मकबरा है। तो ऐसे यहाँ पर बताया जाता है कि मुझे टूम्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे मकबरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक छोटे से कलश में भी मिल जाए जगह, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। और मैं जो हूँ इस हिम्स के कारण, इन कविताओं के कारण जो है ये प्रूव करेंगे लोग, ऑल मतलब सब लोग जो है वो अप्रूव करेंगे मेरे इन कविताओं के कारण, और हमें जो है कैनोनाइज करेंगे लव के लिए। कैनोनाइज मतलब होता है घोषित करना, घोषित मतलब होता है संत। डेथ के बाद लोगों को घोषित किया जाता है कि ये बंदा संत है या क्या है, ऐसा होता था 17वीं सेंचुरी में। तो हमें प्रेम के पुजारी संत कहेंगे उस समय, और हमारा मंदिर भी हो सकता है तब बनाएं। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ जगह मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है। लास्ट स्टैंजा चलते हम, एंड दस इन्वोकर्स, और इस प्रकार से चूंकि हम संत घोषित हो चुके हैं, तो इस प्रकार से यू देखिएगा यहाँ वाई कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कि अब अपने आप को ये कह रहा है कि और इस प्रकार से हमें इन्वोक किया जाएगा। यू का मतलब होता है यहाँ पे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो हमें संबोधित करते हुए जो है हमें इन्वोक करते हुए, इन्वोक करने का मतलब आह्वान करना या प्रार्थना करना। तो इस तरीके से जो फ्यूचर लवर्स है ना, वो प्रे करेंगे हमसे, हुम रिवरेंड लव। रिवरेंड जो है यहाँ पे पर्सोनिफाइड है, रिवरेंड लव का मतलब यहाँ पर होता है आपका एक तरीके से आप कह सकते हो डिवाइन लव। इट मीन्स लव इज पर्सोनिफाइड एज सैक्रेड, ऑलमोस्ट डिवाइन। तो डिवाइन लव, जिसका जो डिवाइन लव है ना, मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, जो एक दूसरे के लिए आश्रम बना लेता है, गिरजाघर बना लेता है, चर्च बना लेता है, आश्रय स्थल बना लेता है, या हमारे हिंदू के लिए मंदिर या मुस्लिम के लिए मस्जिद बना देता है। यानी इस तरीके से जो हमारा प्रेम होगा ना, वो प्रेम का एक मंदिर बन जाएगा। हमारा प्रेम इतना डिवाइन होगा कि लोग हमारे उस मंदिर में आकर के पूजा पाठ करेंगे, हमें इन्वोक करेंगे, हमें आह्वान करेंगे, हमारा जो है वो सम्मान करेंगे, हमें हमसे प्रार्थना करते हुए जो है वो हमसे मांगेंगे कि हमें भी प्रेम का वरदान दो, हमारा भी प्रेम जो है वो सफल हो। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, प्रेम के मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे यू। अब फिर से कहता है कवि कि जो ये फ्यूचर जनरेशन वाले होंगे ना, वो कहेंगे कि तुम, यानी आप मतलब आप, जैसे आप हीर रांझा की तरह फेमस हो गए, लैला मजनू, या
और भी बहुत सारे ऐसे थे जिनको संत के रूप में घोषित किया गया या जिनके प्यार को जो है वो बहुत सम्मान दिया गया दुनिया में। हमारे भी प्यार को ऐसे सम्मान दिया जाएगा और हमें भी प्रार्थना किया जाएगा, हमारा मंदिर बनाया जाएगा और कहा जाएगा यू टू होम लव वाज पीस, कि आप लोगों के लिए जो लव था ना वो पीस था। यानी कि हमसे, यानी पोएट कहता है मेरे और मेरी पत्नी के लिए लोग जो फ्यूचर जनरेशन के फ्यूचर लवर्स होंगे वो कहेंगे कि आपका जो प्रेम था वो शांति का प्रतीक था, पर अब जो है वो शांति का प्रतीक नहीं रहा, अब वो रेज का प्रतीक हो गया है, अब उग्र हो चुका है। क्योंकि जो पोएट था वो लोगों से गुहार लगाता था कि भैया हमें शांति से प्रेम करने दो, हमारे बारे में मत बोलो, प्रेम के बारे में मत बोलो, हमारे बारे में बोल सकते हो तुम। लेकिन अब की जो जनरेशन होगी वो उग्र होगी, उसके बारे में अगर तुमने कुछ बोल दिया, उसको अगर कुछ कह दिया तुमने, तो वो तो लूट पड़ेगी तुम्हारे ऊपर या टूट पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। तो अब जो है यहाँ अपोजिट पैराडॉक्स है कि पहले जो था वो शांति था और अब रेज हो जाएगा। आधुनिक जो लवर्स होंगे वो अब सहने वाले नहीं होंगे, वो लड़ लेंगे तुमसे अगर तुम बोल दिए उनके प्रेम के बीच में। तो हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज। यहाँ फिर से जो है, यानी कि जो लास्ट पोएम है ये कैनोनाइज्ड हो चुका है पोएट। हो सकता है वो मर गया हो, उसकी वाइफ मर गई हो, ऐसा वो कल्पनाओं में कह रहा हो और उसका मंदिर बनाया गया हो, या बिना मंदिर के ही उसकी पूजा पाठ हो रही हो और उसको संबोधित करते हुए लोग बता रहे हैं उसके आने वाली पीढ़ियां जो लवर्स हैं कि तुम तो महान थे, तुम शांति के प्रतीक थे। लेकिन अब जो है लोग वो उग्र होते हैं। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समराइज्ड या संक्षिप्त, ड्रो मतलब होता है पुट। तो जिसने तुम्हारी आंखों में, आंखों के ग्लास, आंखों के चश्मे यहाँ नहीं है, सीधी सीधी आंखों में, तुम्हारी आंखों में ना दुनिया के संपूर्ण सोल को समेट करके रख दिया हो, यानी कि जिन्होंने सारी दुनिया की आत्मा को, सोल मतलब आत्मा या इंपॉर्टेंट चीज़ों को समेट कर तुम्हारी आंखों में डाल दिया हो, यानी कि तुम्हारी आंखों में ही उसे दिखती है, तुम्हारी आंखों में सब कुछ है। सीधी सीधी दो लाइन का मतलब है कि तुम्हारी ही आंखों में सब कुछ है। प्रेमी को प्रेमिका की, प्रेमिका को प्रेमी की आंखों में दुनिया दिखती है। तो यहाँ बस आंखों में ही दुनिया दिख रही है लोगों को। अब एक ब्रैकेट में जो है पोएट लिखता है सो मेड सच मिरर्स। अब यहाँ जो है वो पोएट कहता है कि जो ये आंखें हैं ना वो केवल मिरर्स नहीं है जिसमें दुनिया दिखती है, या स्पाइस के रूप में। स्पाइस जो होता है वो जासूस होता है, जासूस जो कि ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब करता है हर चीज़। तो जो आंखें होंगी प्रेमी या प्रेमिका की, जिसमें जो एक मिरर होगा जिसमें रिफ्लेक्ट करेगा दुनिया, आंखों में देखोगे लगेगा कि वो मिरर है, उस मिरर में तुम्हें दुनिया दिखाई देगी, उस दुनिया के अलावा तुम्हें कोई और दुनिया दिखेगी ही नहीं। लेकिन ये जो है वो स्पाइस भी हैं, वो ऐसे स्पाइस हैं जो डिड ऑल टू यू एप्टिमाइज। एप्टिमाइज का मतलब होता है फिर से समराइज, जो तुम्हें सब कुछ समराइज करके दे देगा, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। यानी एक तरीके से कह सकते हो कि देयर आइज आर नॉट जस्ट मिरर्स रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड, दे आर स्पाइज दैट ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग। तो जो कुछ मिला है उसे वो देखेगा और जो सामने वाला होगा, जो उसका लवर या बिलव्ड होगा, वो उसमें देखेगा। तो एक दूसरे की आंखों में देख करके, प्यार की आंखों में देख करके ये दुनिया की सारी चीज़ें देख लेंगे। दुनिया को देखने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ेगी, दुनिया से ये विरक्त होंगे, विमुक्त होंगे, केवल आंखों में ही दुनिया देखने का यहाँ काम चलेगा। यानी इतना प्रेम होगा लोगों के बीच में आने वाली पीढ़ियों में, वो भी किसके कारण? इन दोनों संतों के कारण, इन प्रेमी और प्रेमिकाओं के कारण। अब कब कहता है यहाँ पे लास्ट में, countries, towns, courts begs from above, a pattern of your love। यानी कि द वर्ल्ड, इट्स पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमको पता है कि कंट्रीज का मतलब यहाँ पे है पॉलिटिकल, टाउन्स का मतलब सोशल, और कोर्ट्स का मतलब यहाँ पे है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ये जो होंगे ना वो तुम्हारे प्रेम को पैटर्न मानेंगे, यानी कि मॉडल मानेंगे, डिवाइन मॉडल मानेंगे, और वो तुमसे क्या करेंगे? बेग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे प्रति जो है उनकी सम्मान बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ पर पोएट जो है वो कहना चाहता है कि आज भले कुछ भी कह लो, बाद में जो है देश, समाज, टाउन, शहर, नगर, कोर्ट, दरबार, सब राजा का कोर्ट जो है, सब कुछ जो है वो प्रार्थना करेगा हमारा, जो हम ऊपर होंगे, ऊपर होने का मतलब मंदिर में होंगे, हमारा सम्मान होगा और हमारा प्रेम जो है एक प्रकार से मॉडल होगा, डिवाइन मॉडल होगा। इसको लोग फॉलो करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ फॉलो करेगी। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।